नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर सोलंकी और आप देख रहे हैं हूं शेखर एडिफाई। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ही गहरी और विस्तृत पड़ताल करने वाले हैं। ये कोई सरसरी तौर पर देखना नहीं होगा, बल्कि हम हर एक अनुच्छेद, हर संशोधन और हर सिद्धांत की जड़ों तक जाएंगे। हम समझेंगे कि उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या था, उसके पीछे की सोच क्या थी और आज के भारत में उसकी अहमियत क्या है। तो देखिए, हमने इस पूरे विश्लेषण को 4 बड़े हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम संविधान के इतिहास और उसकी नींव को समझेंगे कि कैसे अंग्रेजों के जमाने के कानूनों से निकलकर हमारे अपने गणराज्य का संविधान बना। फिर हम केंद्र सरकार की मशीनरी को देखेंगे, यानी कार्यपालिका और विधायिका, कानून बनते कैसे हैं और लागू कैसे होते हैं। तीसरे हिस्से में हम संविधान के संरक्षक यानी हमारी न्यायपालिका और शासन की जड़ों तक जाएंगे, मतलब राज्य और स्थानीय सरकारें। और आखिर में हम उन संस्थाओं, संशोधनों और आपातकालीन शक्तियों को देखेंगे जो हमारे संविधान को एक जिंदा दस्तावेज बनाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है संविधान का इतिहास और उसकी नींव। यहाँ हम उस 200 साल लंबी यात्रा पर नजर डालेंगे जिसने भारत के संवैधानिक ढांचे को वो शक्ल दी जो आज है। इसकी शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा संविधान अचानक से नहीं बन गया। इसकी जड़ें उन ब्रिटिश कानूनों में हैं जिन्होंने धीरे धीरे भारत में शासन का एक सिस्टम तैयार किया था। ये टाइमलाइन उन बड़े कानूनी पड़ावों को दिखाती है जो ब्रिटिश राज में आए। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ये पहली बार था जब ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामलों में सीधा दखल दिया। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया, जिसने एक तरह से पूरे भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया, यानी एक जगह केंद्रित कर दिया। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जब सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश ताज के पास चली गई। इसके बाद 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधारों ने पहली बार धर्म के आधार पर अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की, जिसका असर बहुत दूर तक गया। फिर 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट का एक प्रयोग किया। ये सारे एक्ट एक एक करके सीढ़ियां बन रहे थे, जिस पर चढ़कर हमारा संविधान अपनी आखिरी शक्ल तक पहुंचा। अब देखिए, 1858 के बाद जो सत्ता का बदलाव हुआ, वो सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। इसने भारत में शासन के पूरे तरीके को ही बदल दिया। जहां पहले एक ट्रेडिंग कंपनी के जरिए राज चल रहा था, अब भारत पर सीधे ब्रिटिश संसद का शासन था। इसके लिए एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था। और जो गवर्नर जनरल था, वो अब वाइसरॉय कहलाने लगा, मतलब सीधा रानी का प्रतिनिधि। इस बदलाव ने भारत को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। ये जो द्वैध शासन का कॉन्सेप्ट था, ये 1919 के एक्ट में आया। ये सत्ता बांटने का एक अधूरा सा प्रयोग था। इसमें प्रांतों के विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, आरक्षित और हस्तांतरित। जो जरूरी विषय थे, जैसे पैसा, पुलिस, वो गवर्नर ने अपने पास रखे, और जो कम जरूरी थे, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, वो भारतीय मंत्रियों को दे दिए। अब आप ही सोचिए, बिना पैसे के कंट्रोल के कोई मंत्री काम कैसे करेगा? असली पावर तो गवर्नर के पास ही थी। इसी वजह से यह सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा संविधान हवा में नहीं बना था। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसका जो ढांचा है, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। सच तो यह है कि हमारे संविधान की कई बड़ी चीजें, जैसे फेडरल सिस्टम, गवर्नर का पद, सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर और इमरजेंसी के प्रावधान सीधे सीधे इसी कानून से उठाई गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि 1935 का एक्ट हमारे आज के संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट था। और फिर आज़ादी के साथ शुरू हुआ संविधान बनाने का महान काम। संविधान सभा बनी, जिसमें पूरे देश से, हर कोने से अलग अलग आवाज़ों को जगह दी गई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने दुनिया के लगभग 60 संविधानों को खंगालने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया, और फिर उस ड्राफ्ट पर शुरू हुई बहस। सोचिए, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन तक हर एक शब्द पर, हर एक लाइन पर चर्चा हुई, ताकि ये पक्का किया जा सके कि ये संविधान भारत के हर नागरिक की उम्मीदों पर खरा उतरे। प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बर हमारे संविधान की आत्मा है। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये हमारे संविधान के पूरे दर्शन को, उसके मकसद को कुछ शब्दों में बयां कर देती है। हम, भारत के लोग, ये पहले 3 शब्द ही सब कुछ कह देते हैं।
इसका मतलब है कि असली ताकत भारत की जनता के हाथ में है। संप्रभु मतलब हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हमारी सामाजिक न्याय और सभी धर्मों के प्रति बराबर सम्मान की सोच को दिखाते हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि हमारा मुखिया चुना हुआ होगा, कोई राजा महाराजा नहीं। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शुरू से प्रस्तावना में नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इसी संशोधन में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। ये बदलाव उस वक्त के राजनीतिक हालात को दिखाता है। इसका मकसद था भारतीय राज्य के सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र को और ज्यादा स्पष्ट करना। प्रस्तावना को लेकर कोर्ट का नजरिया भी वक्त के साथ बदला है। पहले 1960 के बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर आया 1973 का केशवानंद भारती केस, भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अहम मुकदमा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अटूट हिस्सा है। और इससे भी बड़ी बात, कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। इसका मतलब यह था कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो इसकी नींव को, इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती, जैसे कि लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता। इस एक फैसले ने संसद की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। अब आते हैं संविधान के दिल पर, यानी भाग 3, हमारे मौलिक अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक की आज़ादी और सम्मान की गारंटी देते हैं और सरकार की ताकत के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये न्यायोचित हैं। मतलब अगर सरकार इनका उल्लंघन करती है तो कोई भी सीधा कोर्ट जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे? यहीं पर काम आता है अनुच्छेद 32 का शक्तिशाली हथियार, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। ये स्लाइड दिखाती है कि नागरिकों के हाथ में कितनी असली ताकत है। ये 5 रिट्स वो तरीके हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। मान लीजिए किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस रिट के जरिए कोर्ट उसे पेश करने का आदेश दे सकती है। या अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा, तो परमादेश यानी मैंडेमस रिट से उसे काम करने का आदेश दिया जा सकता है। ये रिट्स पक्का करते हैं कि अधिकार सिर्फ किताबों में ना रहें, बल्कि असल जिंदगी में काम करें। अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। 1950 के ए.के. गोपालन केस में कोर्ट की सोच बहुत संकीर्ण थी। उन्होंने कहा कि अगर कानून बनाकर किसी की आज़ादी छीनी जा रही है तो वो सही है। लेकिन 1978 के मेनका गांधी केस ने सब कुछ बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया सिर्फ प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होनी चाहिए। इस एक फैसले ने जीने के अधिकार का मतलब ही बदल दिया। अब इसमें सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि सम्मान के साथ जीना, साफ हवा पाने का अधिकार और रोजी रोटी का अधिकार भी शामिल है। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जब किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार और पूरे समाज के भले के लिए बनाए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में टकराव हो तो क्या होगा? मतलब एक तरफ व्यक्तिगत आज़ादी है और दूसरी तरफ सरकार का सामाजिक न्याय का लक्ष्य। मान लीजिए सरकार समाज में बराबरी लाने के लिए कोई कानून बनाती है जिससे किसी के व्यापार करने के अधिकार पर असर पड़ता है, तो क्या ज्यादा जरूरी है? इसी सवाल को लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट में सालों तक खींचतान चली। इस टकराव का हल निकला 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। शुरू में तो कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को ही ऊपर रखा। जवाब में संसद ने संविधान बदलकर निर्देशक सिद्धांतों को ज्यादा ताकत दे दी। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार संतुलन बनाया। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों के बीच का संतुलन ही संविधान का मूल ढांचा है और इसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश की सरकार चलती कैसे है। यहां हम केंद्र सरकार की मशीनरी को समझेंगे। एक तरफ कार्यपालिका जो कानून लागू करती है और दूसरी तरफ विधायिका जो कानून बनाती है। भारत में संसदीय प्रणाली है जिसका सीधा सा मतलब है कि सरकार यानी मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह है। आइए इन दोनों की शक्तियों और कामकाज को समझते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग कहते हैं, असाधारण रूप से मुश्किल बनाई गई है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि प्रस्ताव को पास करने के लिए सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत चाहिए, सिर्फ मौजूद सदस्यों का नहीं। ये बहुत बहुत ऊंचा मानक है
और शायद यही वजह है कि आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला। ये इस पद की गरिमा और स्थिरता को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति के पास कुछ वीटो शक्तियां भी होती हैं। एब्सोल्यूट वीटो मतलब बिल पर साइन करने से सीधा सीधा मना कर देना। सस्पेंसिव वीटो का मतलब है बिल को एक बार फिर से सोचने के लिए संसद को वापस भेजना। लेकिन सबसे दिलचस्प है पॉकेट वीटो। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि उन्हें कितने दिन में बिल पर फैसला लेना है, तो वो चाहे तो बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख सकते हैं। इसका सबसे मशहूर उदाहरण 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट ऑफिस बिल पर इस्तेमाल किया था। ये जो 15% की सीमा है, ये 2003 में 91वें संशोधन से लाई गई थी। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। पहले गठबंधन सरकारों में सहयोगियों को खुश करने के लिए बहुत बड़े बड़े मंत्रिमंडल बना दिए जाते थे, जिन्हें जंबो कैबिनेट कहते थे। इससे सरकारी खजाने पर बहुत बोझ पड़ता था, तो इसी को रोकने के लिए ये सीमा तय की गई। ये जो कहावत है, वे एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को एकदम सटीक तरीके से बताती है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार एक टीम है। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, तो सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री समेत पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये संसदीय लोकतंत्र की नींव है। इन दोनों प्रस्तावों में एक बड़ा फर्क है, जिसे समझना जरूरी है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है हमें इस सरकार में कोई भरोसा नहीं है, और अगर ये पास हो गया तो सरकार गिर जाती है। वहीं निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या किसी एक नीति की आलोचना के लिए होता है। इसके पास होने से सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन यह सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी और एक तरह की चेतावनी होती है। धन विधेयक यानी पैसों से जुड़े मामलों पर लोकसभा को ज्यादा ताकत दी गई है। इसका एक सीधा सा सिद्धांत है, जनता का पैसा है तो फैसला भी जनता के सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों का होना चाहिए। राज्यसभा, जो राज्यों का सदन है, धन विधेयक पर सिर्फ 14 दिनों तक बहस कर सकती है या सुझाव दे सकती है। उन सुझावों को मानना या ना मानना ये पूरी तरह से लोकसभा पर निर्भर करता है। ये 3 समितियां संसद के पहरेदार यानी वॉचडॉग की तरह काम करती हैं। लोक लेखा समिति पीएसी कैग की रिपोर्ट की जांच करती है और देखती है कि सरकार ने पैसा सही से खर्च किया या नहीं। प्राक्कलन समिति देखती है कि सरकारी खर्चों में कैसे बचत की जा सकती है, और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति सरकारी कंपनियों के कामकाज पर नजर रखती है। ये समितियां ही पक्का करती हैं कि सरकार वित्तीय मामलों में जवाबदेह बनी रहे। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के तीसरे हिस्से में आते हैं। यहां हम बात करेंगे संविधान के रखवाले यानी हमारी न्यायपालिका की। साथ ही हम देखेंगे कि राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं, और आखिर में हम लोकतंत्र की जड़ों तक जाएंगे, यानी हमारे गांव और शहरों की स्थानीय सरकारें। जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच हमेशा एक खींचतान रही है। पहले सरकार का दबदबा था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम बनाया, जिसमें जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं ताकि न्यायपालिका की आज़ादी बनी रहे। 2014 में सरकार ने एनजेएसी कानून बनाकर इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ही रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता संविधान का मूल ढांचा है और इससे कोई समझौता नहीं हो सकता। यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी दूसरे कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो हाई कोर्ट्स को दी गई है। बिना जड़ों की घास, ये शब्द जीवी के राव कमेटी ने 1985 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए इस्तेमाल किए थे। इसका मतलब था कि ये संस्थाएं कागजों पर तो थीं, पर उनमें कोई जान नहीं थी। उनके पास न पैसा था न ताकत, सब कुछ अफसरों के हाथ में था। इसी तीखी आलोचना के बाद यह महसूस किया गया कि इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना बहुत जरूरी है। 1992 में हुए 73वें और 74वें संशोधन सही मायनों में क्रांतिकारी थे। इन्होंने सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव और शहरों तक पहुंचाया। इन संशोधनों ने स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया, हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य किए, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करके उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिखी। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम उस मशीनरी को देखेंगे जो संविधान को चलाती है और मुश्किल वक्त में उसे बचाती है। हम उन स्वतंत्र संस्थाओं की बात करेंगे जो निष्पक्षता सुनिश्चित करती हैं।
हम संविधान को बदलने की प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में हम उन आपातकालीन शक्तियों का विश्लेषण करेंगे जो देश को संकट से उबारने के लिए बनाई गई हैं। ये जो संस्थाएं हैं ये हमारे सिस्टम के निष्पक्ष अंपायर की तरह हैं। चुनाव आयोग ये पक्का करता है कि चुनाव आज़ाद और निष्पक्ष हों। कैग यानी सीएजी सरकार के खर्चों पर नज़र रखता है और उसे जनता के पैसे का रखवाला भी कहा जाता है। यूपीएससी ये सुनिश्चित करता है कि अफसरों की भर्ती सिर्फ काबिलियत के आधार पर हो। और वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का बंटवारा करता है ताकि हमारा संघीय ढांचा मजबूत रहे। हमारे संविधान को बदलना ना तो बहुत आसान है और नहीं बहुत मुश्किल। इसमें दोनों का एक मिश्रण है। कुछ चीजें जैसे नए राज्य बनाना संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है। ज्यादातर चीजों के लिए विशेष बहुमत चाहिए जो कि मुश्किल है। और जो चीजें देश के संघीय ढांचे से जुड़ी हैं जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उन्हें बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 लिस्ट हैं। संघ सूची जिस पर सिर्फ केंद्र कानून बनाता है जैसे रक्षा और विदेश मामले, राज्य सूची जिस पर राज्य कानून बनाते हैं जैसे पुलिस और स्वास्थ्य, और समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं जैसे शिक्षा और जंगल। हाँ, अगर दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। और जो विषय किसी भी लिस्ट में नहीं है वो सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र है। राष्ट्रीय आपातकाल जो युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के समय लगता है, राष्ट्रपति शासन जो किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल होने पर लगता है, और वित्तीय आपातकाल जो आज तक कभी नहीं लगा। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात 44वां संशोधन से आई। वो ये है कि किसी भी हाल में चाहे कैसी भी इमरजेंसी हो, अनुच्छेद 20 और 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी छीना नहीं जा सकता। ये 1975 की इमरजेंसी से सीखा गया एक बहुत बड़ा सबक था। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। इतना बड़ा और जटिल ढांचा बनाने के बाद हमारा संविधान खुद अपनी रक्षा कैसे करता है? इसका जवाब है मूल ढांचे का सिद्धांत, वो सुरक्षा कवच जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। ये सिद्धांत पक्का करता है कि संविधान की आत्मा यानी उसका लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और न्यायपूर्ण चरित्र हमेशा जिंदा रहे, भले ही वक्त के साथ उसमें छोटे-मोटे बदलाव होते रहें। 200 साल के कानूनी इतिहास से लेकर आज के दौर तक हमने देखा कि भारतीय संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई किताब है। एक ऐसी किताब जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों को समेटकर भारत के विचार को लगातार आगे बढ़ा रही है।